हाँ, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम इससे पूर्व के व्याख्यान में पंत जी की नौका कविता पढ़े थे, उसी को हम आगे अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। वही सुंदर वर्णन है। पहले भी मैंने बताया था कि चांदनी रात है और उसमें कवि नौका लेकर गंगा की धारा में विचरण कर रहे हैं। उसी में गंगा की सुंदरता का, नौका विहार का, प्राकृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन कवि ने किया है। मानवीकरण अलंकार है, पूरे उसमें मानवीकरण की सुंदर छटा है, बिखरी हुई है। तो देखिए, उसी को आगे कंटिन्यू करिए। अब पहुंची नाव जो तट से चली थी, वो चलते चलते एक छोटी सी नौका जो थी, वो कवि यहाँ वर्णन कर रहा है कि अब उनकी छोटी सी चंचल नाव गंगा नदी की धारा के मध्य में, बीच में पहुंच गई थी। अब पहुंची चपला बीच धार, चपला वही चंचल उनकी जो नाव थी, वो गंगा नदी की बीच धार में, मध्य में पहुंच गई थी। छिप गया चांदनी का कगार, और उस समय चांदनी की चमक से उभरा हुआ जो किनारा था, वो छिपा हुआ सा प्रतीत हो रहा था, अर्थात अदृश्य सा हो गया था। क्योंकि जो नौका थी वो अब बीच धारा में, तट से चलते हुए, तट की सुंदरता का वर्णन किया था, तट से चलते हुए नौका बीच धारा में आ गई थी। तो उस समय कवि ने जो वर्णन करा था, पहले आपको बताया था ना, कवि ने वर्णन करा था किस प्रकार, जिस प्रकार से सीप में मोती की आभा चमकती, उसी प्रकार से किनारे पे पड़ी हुई रेत चांदनी रात में मोती के समान सुंदर प्रतीत हो रही थी, चमक रही थी। तो अब वह जो चमकता हुआ किनारा था, वह छिप गया, छिपा हुआ सा प्रतीत हो रहा था, है ना, छिप गया था। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर है। उस समय गंगा की धारा, मतलब जब वो बीच धारा में आ गए हैं, नाव जो है वो बीच धारा में आ गई है, तो कवि ने यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है कि गंगा की धारा कुछ पतली व कोमल आकृति के समान लग रही थी। धारा का कृश कोमल शरीर, मतलब पतला कृश शरीर जो था वो कोमल शरीर लग रहा था, और उसके दो बाहों से दूरस्थ तीर, और उसके जो दूरस्थ दोनों तट थे, जो किनारे थे दोनों, क्योंकि बीच में आ गई है नाव, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसकी दो सुंदर बाहें हों, और ये बाहें मानो उसे आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही, आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हैं। मतलब यहाँ कवि ने, मानवीकरण अलंकार है, एक रूपसी के समान गंगा नदी का चित्रण किया है, एक सुंदरी के समान चित्रण करा है। तो कवि कहते हैं कि जब नाव बीच धारा में आ गई है, तो वहाँ से गंगा कैसे प्रतीत हो रही है, मानो कि कोई कोमल कृश पतली सी नायिका है, और उसकी जो दोनों तट हैं गंगा के, वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि वो मानो उसकी बाहें हैं और वो उसको आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हैं। अति दूर क्षितिज तट पर विटपमाल, लगती भू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। और अति दूर, बहुत ही दूर, क्षितिज आकाश पर, क्षितिज तट पर, पृथ्वी पर, क्षितिज पर पेड़ पौधों की कतार सी लगी थी। क्षितिज तट पर विटपमाल, पेड़ पौधों की कतार लगी हुई थी। धरती पर, जो कि धरती पर टेढ़ी मेढ़ी बहुत ही दूर, और क्षितिज पर जो पेड़ पौधों की कतार थी, वो बहुत दूर एक लकीर के समान प्रतीत हो रही थी। अति दूर क्षितिज तट पर विटपमाल, है ना, विटपमाल मतलब जो
पेड़ पौधों की कतार थी वो ऐसी प्रतीत हो रही थी, लगती वो रेखा सी अराल, है ना। वो अराल कहते हैं तिरछी को, टेढ़ी मेढ़ी, तो वो धरती पर टेढ़ी मेढ़ी लकीर जैसी प्रतीत हो रही थी। अपलक नभ नील नयन विशाल, और रात्रि के समय नभ आकाश, कैसा आकाश, नीला आकाश, एकटक दृष्टिपात करने वाले विशाल नवनील नयन, नयनों के समान प्रतीत हो रहा था। एकटक ऐसा गंगा के ऊपर छाया हुआ आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो एकटक दृष्टिपात करने वाला विशाल कोई नेत्र हो जो कि उस गंगा की सुंदरता को देख रहा हो। माँ के उर पर शिशुसा, समीप सोया धरा में एक दीप। अब कवि देखिए आगे कल्पना करते हैं, जिस प्रकार माँ के समीप उसका अबोध बालक शांत होकर सोया रहता है, उसी प्रकार गंगा की धारा में, है ना, धारा में एक दीप, गंगा की धारा के मध्य में एक छोटा सा दीप निश्चल पड़ा हुआ था। उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप, प्रतीप माने विपरीत दिशा में मोड़ना, है ना। और वह गंगा की तरंगों वाली धारा को अवरुद्ध करके, रोक कर विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहा था। अर्थात गंगा की धारा और प्रभाव के मध्य जो दीप बन गया था वह गंगा के प्रभाव को रोक रहा था। एक दीप था छोटा सा, उसकी सुंदरता का वर्णन कवि ने करा है कि मानो जब वो पानी की धारा उस दीप से टकराकर विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, जोर से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उस दीप उसको रोक रहा है। तो कवि ने कल्पना की है कि वो जो छोटा सा दीप था वो एक अबोध बालक की समान, जैसे कि माँ की गोदी में चिपटा हुआ एक बालक सोया रहता है, उसी प्रकार से वह दीप जो था वो मानो वहाँ पर शांत होकर के, निश्चल होकर के चुपचाप वहाँ पर सोया हुआ था, और वह मानो उन गंगा की तरंगों के साथ खेल रहा था। वो उससे टकरा रही थी और वो उनको विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहा था, विपरीत दिशा में मोड़ रहा था। वह कौन विहग, अब कवि कह रहे हैं कि गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग में रात्रि के समय वे कौन विहग, कौन सा पक्षी था, क्या जो कौन था, निज विरह शोक, देखिए आगे देखिए, क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, है ना। देखो कवि ने यहाँ कल्पना की है कि गंगा की धारा में वह कौन सा पक्षी था जो अपनी निज माने अपने स्वयं का विरह वियोग को, जो अपने विरह व्यथा को हरने के लिए निरंतर उड़ रहा था। और इसका एक प्रश्न करा है कवि ने और स्वयं ही इसका उत्तर दिया है कि वे चकवा पक्षी था क्या, जो अपनी प्रियतमा चकवी से बिछड़ने से अत्यंत व्याकुल होता है और अंधेरे में चकवी की काली छाया को देखने से भ्रमित होकर निरंतर इधर उधर उड़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कवि ने रात्रि के समय जो पेड़ पौधे हैं, नदी का तट है, चकवा पक्षी है, उनकी स्थिति का दृश्य बिंब बहुत ही आकर्षण रूप में प्रस्तुत किया है। छायावादी कल्पना, छायावादी सौंदर्य का वर्णन है। और शिशु सा समीप सोया धरा में एक दीप, है ना, उपमा अलंकार आ गया। और इसके अलावा रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए अंत में कवि कहते हैं वे कौन व्यग, है ना। तो ये कौन सी शैली हो गई, प्रश्नोत्तर शैली का भी यहाँ पर वर्णन हुआ है। और भाषा तो खड़ी बोली, आपको पता है पंत जी की भाषा तत्सम प्रधान भावाव्यक्ति से युक्त अत्यंत ही सुंदर सरल भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है।
स्पष्ट हुआ बच्चों? आगे कंटिन्यू करिए। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार घुमा, नाव का भार कम था अर्थात बहुत ही हल्की हो गई थी, है ना। तो प्रतुन भार मतलब एकदम से कम जो होता है ना, वो नाव बहुत हल्की हो गई थी, इसलिए पतवार घुमाते ही वह नदी की विपरीत धारा की ओर मुड़ गई। पतवार घुमा, जैसे ही कवि कह रहे हैं कि पतवार को घुमाया क्योंकि नाव बहुत हल्की हो रही थी, वो विपरीत दिशा में मुड़ गई, है ना। डंडों के चल करतल प्रसार भर भर मुक्ताफल फेन स्वार, बिखराती जल में तार तार। उस समय वे नाव चलायमान डांडे रूपी, डंडे जो थे हथेलियों को फैलाकर विस्तृत रूप में फैले, फेन मुक्ताफल फेन फेनसार मतलब कि झाग का प्रसार जो होता है, झाग बनते हैं ना, जब आप पतवार चलाते हैं देखते हैं पानी में तो झाग झाग बनते हैं, यहाँ पर उसी का वर्णन करा है कि उस समय वह नाव चलायमान जो चला रहे थे डंडे रूपी हथेलियों को फैलाकर विस्तृत रूप से फैले फेन रूपी मोतियों के दानों को समेट रही थी, है ना। मतलब ऐसा लग रहा था जब पतवार चलती है तो पानी में देखते हैं आप एक बुलबुले, एक झाग जैसे उठते हैं, यहाँ उसी की सुंदरता का वर्णन है। मानो वह उसको समेट रही थी और फिर जलधारा में चमकते हुए जलकण रूपी हारों को बिखेर रही थी। बिखराती जल में तार हार, है ना, और वो फिर मानो उन मोतियों को समेट कर उसी जलधारा में बिखेर रही थी। मतलब आपने देखा होगा जब पतवार चलती है तो एक बार को वो सारा झाग जो है वो पतवार के पास में एकत्र हो जाता है और फिर जैसे ही वो पानी में फिर चलाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो बिखर सा गया हो। तो कवि ने बहुत सुंदर वर्णन करा है कि मानो वो मोतियों को एकत्रित करती है, मोती मोती एकत्रित हो जाते हैं और फिर मानो वह उन मोतियों को जलधारा में हारों को, चमकते हुए जलकण रूपी हारों को बिखेर रही है चारों ओर। चांदी के मल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, रात्रि में तरंगित जो जल राशि थी उस पर चंद्रमा की किरणें चमक रही थी, है ना। चंद्रमा की किरणें चमक रही, उसी का वर्णन करा है। मानो उस समय शुभ तरंग रूपी चांदी के सांपों जैसा उथल पुथल मचाने वाला दृश्य, सुंदर दृश्य कोई उपस्थित हो गया है और शुभ्र तरंगे खिंची हुई तरल सरल रेखाओं की तरह लग रही हैं। रेखाओं सी तरल सरल रेखाओं सी खिंच तरल सरल तरल सुंदर रेखाओं की समान लग रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ और झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। गंगा की लहरों रूपी अनेक लताओं में मानो फेन रूपी श्वेत पुष्प, अनेक लताओं में सौ सौ शशि, सौ सौ अणु झिलमिल, है ना। यहाँ अणु माने तारे, है ना। तो यहाँ कवि ने कहा है कि मानो फेन रूपी श्वेत पुष्प खिल रहे हैं तथा उन लहरों में सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे, सौ सौ शशि माने सैकड़ों चंद्रमा और सौ सौ अणु, सैकड़ों तारे, सौ तारे अर्थात सैकड़ों तारे झिलमिला रहे हैं। फैले फूले जल में फेनिल, है ना। मतलब गंगा की लहरों रूपी अनेक लताओं में मानो फेन रूपी, वो जो फेन से बने थे मैं ऊपर बताया ना, झाग बन रहे, श्वेत पुष्प खिल रहे हैं और उन लहरों में सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिला रहे हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह
लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सौ सा। कवि कहते हैं, अरे यार, कवि कहते हैं कि जब नाव आगे बढ़ी तो नदी का प्रवाह कुछ उथला हुआ, है ना। अब उथला सा सरिता का प्रवाह, नदी का जो प्रवाह था, जो वेग था, वो कुछ कम उथला, मतलब कम गहरा हुआ। लग्गी से ले ले सहज था, तब डंडे, लग्गी की सहायता से उसे तट की ओर ले जाने का प्रयास किया। वो धीरे धीरे उस नाव को तट पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह हम बड़े घाट को सहसा, और इस तरह हम उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात नाव नदी तट पर आ गई है, नदी तट की ओर आ रही है ना। धीरे धीरे हम तट की ओर बढ़ रहे हैं। अभी देखिए बीच धारा में गए थे, बीच धारा के सौंदर्य का वर्णन था, किस तरह वहाँ पर सुंदर जो पतवार चलने से जो झाग उत्पन्न हो रहे थे, मोतियों के समान वह बिखर रहे थे, उनकी सुंदरता का वर्णन था। और यहाँ कवि ने स्पष्ट करा है कि अब हम धीरे धीरे नदी के तट की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों।